हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेगमेंट में हम लोगों का जो नेक्स्ट सेगमेंट आया है वो है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, आप इस टर्म से भी फैमिलियर होंगे और इन चीज़ों को आप अगर डेली एनालिसिस आप कर रहे होगे तो देख रहे होगे कि बहुत बड़ा क्षेत्र ये टेक्नोलॉजी हम लोग की कवर करती है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, है ना। देखो, नाम से ही स्पष्ट है बिल्कुल तरीके से कि बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवधारी है या जिसको कह लो बायोलॉजी वाली जो भी चीज है, उसको हमको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस कराना है या वेलफेयर के लिए यूज करना है। मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें भी हम ऐड ऑन ही करेंगे अपनी स्ट्रेंथ में, है ना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा ये बायोटेक्नोलॉजी, तो आपने कह दिया बायोलॉजी। क्या कहा आपने? बायोलॉजी प्लस के टेक्नोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी में आप जानते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या आप कह लो जो भी एंजाइम्स हैं, है ना, उन सब का हम भली भांति नॉलेज रखते हैं और टेक्नोलॉजी की सहायता से हम फर्दर इनहेंस कर लेंगे उसको, या जनरल यूज के लिए हम लोग जिस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आप कन्वेंशनल वे में आप समझ लो कि हम लोगों को बहुत समय पहले से ही इस चीज की बात पता है कि कर्ड, जिसको हम लोग दही बोलते हैं, तो भैया दूध को खट्टा कर लो या उस दूध में आप नींबू मिला दो तो जिसका निर्माण होगा वो होगा दही। और फर्दर थोड़ा सा दही लेके हम दूध में डाल दें तो लगातार वो जो दही है उसकी प्रोसेस बहुत सालों से बन रही है ना। आप बेकरी में जो ब्रेड का एग्जाम्पल ले लो, तो अगर ब्रेड की बात करो तो उसको भी जिस प्रोसेस से बनाते हैं, या आप मक्खन वाली बात कर लो, तो जो भी प्रोसेस आप कन्वेंशनल सुन चुके हैं, जैसे गन्ना है, अब गन्ना से हमको क्या बनाना है? फाइनली आपने नाम सुना होगा जो अचार में पड़ता ना, क्या बोलते हैं उसको? सिरका, है ना। या आप कह लो कि जो गन्ना है उसको पेर के जो सूखा जो चीज बचती है तो वो बायोफ्यूल की तरह यूज होती है। या जेट्रोफा आपने नाम सुना होगा। तो बाया मतलब आप ये समझ लो अनगिनत एप्लीकेशन है किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो हमको चीजें हैं वो आप मान के चलो, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है वो है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसकी? सेल की। मतलब जो साइटोलॉजी होती है ना, कोशिका जो विज्ञान है, उसमें से सेल की आपको थोड़ी सी मूलभूत नॉलेज होनी चाहिए। अगर सेल की मूलभूत नॉलेज है तो आप सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग जिनको बोलते हैं, उनमें अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भैया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स, है ना। फिर लाइसोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो मटेरियल यूज करेंगे, बेसिकली जो भी हम कह लो कि प्रोसेस यूज करेंगे या टेक्निक्स यूज करेंगे, उस टेक्निक में हम जो हेल्प लेंगे वो किसकी लेंगे? डीएनए। और किसकी लेंगे? आरएनए। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ये किसके हैं? तो आप एक वर्ड सुनते होंगे ऑर्गेनेल्स में ही, न्यूक्लियस। क्या सुनते हैं? न्यूक्लियस। यानी जो नाभिक है ना, उसके अंदर डीएनए और आरएनए वाली चीज होती है। तो आपको ये बेहतर तरीके से आना चाहिए कि इसका जो फर्दर फंक्शनिंग है वो ये कैसे हैंडल करता है। जैसे अभी आगे आएगा एमआरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा, है ना, ट्रांसफर आरएनए आएगा, या
RNA आएगा, राइबोसोम RNA, है ना। तो ये जो वर्ड यूज होंगे या ये जो कैंची वर्ड यूज होंगे, इनकी आपको बेहतर थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है ना। इतनी बात समझ में आई। तो हमको बायोटेक्नोलॉजी में एड ऑन कराना है किसको, जो भी हम बायोलॉजी में देखते हैं, ठीक। और भी आप कोई उदाहरण जितना भी आप सोचोगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, या आप कितना भी ले लो, कोई भी चीज ले लो, जैसे अभी हाल फिलहाल में 3 साल या 4 साल पहले मैंने आपको अभी डिफेंस पढ़ाया, तो डिफेंस में ही मैंने बायोलॉजिकल वेपन की भी तो बात कही ना, है ना। तो बायोलॉजिकल वेपन में बताओ क्या यहां पर टेक्नोलॉजी की यूज नहीं होगा। जैसे आपने सुना, मान लो कोविड-19 सुना ना, तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग जो हार्मफुल हैं हम लोगों की बॉडी के लिए, उसका इजाद कर लें और उसी की वो क्या बना लें, वैक्सीन बना लें। तो जो इसको फैलाएगा, अगर उसी के पास एंटीडोट होगा उस इंडिविजुअली वायरस का, ध्यान देना, तो बताओ वो क्या फर्दर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर लेगा, है ना। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो कम है किसके रिस्पेक्ट में, बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, ठीक। अच्छा, अब आपको छोटी छोटी ये चीजें तो पता ही होंगी। जैसे मैं आपसे कह दूं सेल, आप कह दो कि सर जीवन की मूलभूत इकाई ही है क्या, सेल। अब आप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जानते होंगे, यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक भी जानते होंगे, प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो सेल, अब सेलों से जो मिलके बना है सेल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोशिका, है ना। तो कोशिकाओं से मिलके क्या बना है, ऊतक। क्या बना है, ऊतक। और ऊतक से मिलके क्या बनाए हैं, अंग। और अंग से मिलके क्या बने हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से जो मिली है, तो मिली क्या है या बनी क्या है, तो वो बॉडी। और बॉडी में अगर सुपर नेचुरल चीज वाली, जिसको हम सोल बोलते हैं, जिसको सोल बोलते हैं, वो बन जाए, तो जो पूरी बॉडी है विद सोल, वो अपने एग्जिस्टेंस को दर्शाएगी, दर्शाएगी ना। तो सेल, सेल यानी कि कोशिका, है ना। अब सेल से जो मिल के बना है, या बहुत सारे सेलों से जो मिल के बना है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊतक। क्या बोल रहे हैं, ऊतक। अब इंग्लिश में ऊतक को क्या बोलते हैं, हम्म, चलो आप ऊतक ही लिख लो, अभी याद आ जाएगा, ठीक है, ऊतक। बहुत सारे ऊतकों से मिलके किसका निर्माण होगा, तो अंगों का। अंग से मिलके क्या बनेंगे, तो अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलके जो बनेगा वो क्या होगा, शरीर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। और शरीर में जब प्रवेश होगा किसका, आत्मा का, तब जो अस्तित्व में आएगा वो आएगा एग्जिस्टेंस, किसका, जीवन का, आएगा ना। अब देखो ये प्लांट में भी हो सकता है और ये एनिमल में भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, तो इतनी चीज आपने समझ ली। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, जैसे समझ लो आप, हमें बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, सबसे पहले तो देखनी है भैया प्रोसेस, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम प्रोसेस की बात करें, किसकी बात करें, प्रोसेस की, एक मिनट। हम्म, तो देखो दो प्रोसेस यहां पर यूज होती हैं, ठीक। इनको बिल्कुल आप अच्छे से जान लो। देखो, एक को बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, या कह लो जीन अभियांत्रिकी, ठीक है। और, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं अ, जैव, बायो, है ना, क्या बोलते हैं, जेनेटिक, मतलब जैव प्रक्रम कह लो, या बायोलॉजिकल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, ठीक है।
इसका नाम क्या है? जैव। फिर क्या है? प्रोसेस, मतलब जैव कार्य की समझ लो, है ना, अभियांत्रिकी। ठीक। तो देखो ये जो सेकंड वाला है, ये आपको वर्डिंग में नया लग रहा होगा, लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। जैसे मैंने कर्ड का एग्जाम्पल लिया आपसे, या सिरका का एग्जाम्पल लिया, कर्ड का, है ना, या सिरका का एग्जाम्पल लिया, या और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग कह लो कन्वेंशनल रूप में बनाते थे, शॉर्ट रूप में। लेकिन बताओ इतनी सारी डिमांड को अगर पूरा करना है, समझो, जैसे देखो ये है मान लो क्षेत्रफल। अब ये बताओ लगातार पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या ये जो इरिगेशन वाला जो क्षेत्र है, या क्षेत्र ही मान लो, क्या वो बढ़ रहा? देखो एक परिवार में एक से मान लो अब 10 हो रहे हैं, तो 10 हो रहे हैं तो नीड तो कहीं ना कहीं भोजन की है, और जो कह लो कि एग्रीकल्चरल एरिया है वो क्या है? कम है। तो बताओ अगर एरिया कम है और इतने लोगों को हमको प्रोवाइड कराना है भोजन, तो कहाँ से प्रोवाइड होगा? मतलब सीधी सी बात है, हम टूल्स और टेक्निक को बदलेंगे और ऐसा करेंगे कि एरिया उतना ही हो, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो क्या कर जाए? इनहेंस कर जाए, है ना। तो वहां इनहेंस करने के लिए हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल जो लैंड है ना, उसी में प्रोडक्शन एनहेंस करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उस एनहेंस में अगर आपने नाम सुना होगा जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना। अब जीएम मान लो ये कॉटन ले लो आप, है ना, या आपने ये बीटी कॉटन था, बैसुलस थ्रेंजिस, है ना, एक टाइप की, आगे हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ले लो, या अभी गर्मी चल रही है तो आपने देखा होगा जो तरबूज है या जो खरबूज है उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, है ना। या अभी कुछ दिन पहले मटर वाली बात करो तो उसके खाने में दूसरा ही स्वाद है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, और जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं किसमें? डीएनए में। तो डीएनए की जब तक प्रॉपर सूचना हमको नहीं होगी, तब तक हम यहां इस डीएनए को चेंज कर पाएंगे नहीं। तो जो जनरल प्रोसेस है उनकी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उसको बोलेंगे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। और जो डीएनए की जब भी बात करेंगे और डीएनए में चेंज करेंगे, तो जो इंजीनियरिंग यूज होगी उसको बोलेंगे जीन अभियांत्रिकी। ठीक है। जैसे कोई आप बहुत सारे इतने सारे जो आप मेडिकल फील्ड में ले लो मान लो, ठीक। जैसे अब मेडिकल फील्ड में जैसे वर्ण अंधता आपने सुना है, या हीमोफीलिया आपने सुना, या सिकल सेल सुना, है ना। या एक अभी बहुत प्रचलन में है जिसको बोलते हैं भाई आप सुपरमैन ले लो, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ले लो, है ना। तो उन सब में जैसे अगर इसी की बात करो सुपरमैन वाली, तो आपको पता है ये है स्पर्म और ये है ओवा, है ना। और इनके लैब में आप प्रोसेस कराने से जो बनाओगे वो बन के आएगा क्या? भ्रूण आएगा ना। और इसको फर्दर हम प्रोसेस करा के कहीं इंसर्ट कराएं, तो जो हमको रिक्वायर्ड स्पेशल फीचर्स चाहिए बच्चे में, तो देखो उनका भी यहां पर ही तो यूज है, ये भी टेक्नोलॉजी है। या ये भी आपने सुना होगा कृत्रिम रूप से बेबी के लिए, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या ये हीमोफीलिया है। या आज की डेट में आप समझ लो कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को क्या हो रहा है? आप कहोगे सर शुगर, है ना। तो बताओ अगर ये प्रोसेस जैसे ये है तो इसके लिए एक तो नॉर्मल टैबलेट आते हैं, और आप कहो बायोलॉजिकल की प्रोसेस से हमने शरीर में इंजेक्ट कराने वाली भी इसके थ्रू बना ली है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। या इसको हटाना है तो हम भाई जीन लें
और कुछ इसकी एडिट करके किसी दूसरे को यहाँ पे क्या कर ले आए, इंसर्ट कर दें। तो देखो वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस दौड़ रही है वो किसके अराउंड में दौड़ रही है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी देखो क्या है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अलग अलग टाइप है ना। जैसे मैं रेड बायोलॉजी बोलूँगा, रेड बायोटेक्नोलॉजी, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी में पूरी की पूरी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है ना, या कह लो आप जो फार्मास्यूटिकल्स वाली चीज़ है वो सब कुछ आ जाएगा। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, और उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, है ना, और फिर उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो अगर रेड बायोटेक्नोलॉजी जो नामों में या सामान्य नाम में रहता है, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग आज की डेट में इंसर्ट करा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किए रहेंगी। अब वो अधिकतर क्या है, वेलफेयर के लिए है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो खराब भी हैं, है ना। जैसे आप चिप्स की बात कर लो, या आप जो आज की डेट में जो पॉलिथीन्स में दूध लेके आते हो, या आप पॉलिथीन की ही बात कर लो। तो अगर पॉलिथीन जो है उसमें अगर हम गर्म चाय लेके आए, या हम खाना जो है होटल से उसमें लेके आए, तो उसमें भी जो पॉलिथीन जो होती है ना, उसमें भी माइक्रो टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उस फूड के थ्रू हम लोगों में इंसर्ट होती हैं, और हम लोगों के शरीर में जाकर वो लंबे समय बाद हमको बहुत खतरनाक बीमारी उत्पन्न कर देती हैं, जिनको आप समझते हैं कैंसर वाली चीज़ें हैं, है ना, या ट्यूमर वाली चीज़ें हैं। तो कैसे अच्छा और कैसे खराब, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें देखनी है वो अपनी देखनी है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो पहला जीन एडिटिंग वाली चीज़ है तो वो कहाँ जाएगी, आपकी जीन इंजीनियरिंग में। और कन्वेंशनल वाली जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, चलो इसी के आगे अगर हम बढ़ें, तो आगे बढ़ने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, कि थोड़ा सा आप नॉलेज ले लो, किनका, पहले ले लो आप सेल का, है ना। अब जैसे कोशिका है तो वो कैसे बनी, उसमें कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों का क्या यूज होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे सिंगल इंस्टांस में पूछ लिया कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो उसके लिए देखो, अब आपको सेल ऑर्गेनेल्स वाली चीजें पता होनी चाहिए कि भैया राइबोसोम जो हैं, यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो पहले राइबोसोम्स जो हैं वो पॉलीराइबोसोम्स बनेंगे, और वहां पर होगा किसका, बॉडी का संश्लेषण, सॉरी प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है ना। जैसे आपसे ही मैंने कहा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, स्पेलिंग हो सकता थोड़ी बहुत गलत हो, या हिंदी में लिख लो आप, है ना, लो, माइटो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो आप कहोगे इसको पावर हाउस बोलते हैं, है ना, कोशिका का जो पावर हाउस है वो इसी सेरेब्रोनल बोलते हैं। इसी को क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो आप कहोगे हमने कोई भी चीज खाई, कोई भी चीज खाई तो मतलब वो सीधा सा बात कर लो तो वो क्या है, सर, कार्बोहाइड्रेट। अल्टीमेटली सर ये फिर फर्दर चेंज होके कहाँ पहुंचा, ग्लूकोज में मान लो, है ना। अब बताओ, जो हम लोग का ब्लड है ना, तो हम लोगों का जो ब्लड है वो, उसमें ऑक्सीजन है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप समझ रहे होगे। तो देखो वो जो ऑक्सीजन है ना, और वो ऑक्सीजन यहाँ ग्लूकोज से कंबाइंड होके अलग अलग सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो एक प्रोसेस निकल के आएगी
जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, कि ग्लूकोज, है ना, जब कंबाइन करेगी ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 6C6H12O6 वाली चीज। तो ये जो चीजें बनी, तो ये जो प्रोसेस पूरी की पूरी हो रही है, उसमें जो मेन भूमिका है वो किसकी है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस, किसका, सेल का बोलते हैं। तो छोटी छोटी सी हम लोग इसमें चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव में यूज रहेंगी, ठीक। उसके तुरंत बाद हम वही जो मैंने आपको नाम बताया, रेड बायो टेक्नोलॉजी, ना, इनको यूज करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप जो अलग अलग डिवीजन है ना, उनको हम लोग देख लेते हैं। सेल की, ठीक। ठीक। तो सेल बेसिकली क्या है ना, तो आप कहोगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। मतलब जीवन का जो संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, सेल है, ठीक है। ये तो बात थी सेल की। अब सेल की बात की थी, तो यहीं पे अगर सेल के नॉर्मल, अगर हम बाइफर्केशन की बात करें समय के आधार पर, तो पहले थी आपकी प्रोकैरियोटिक, है ना, और एक थी आपकी क्या, यूकैरियोटिक, ठीक। तो प्रो मतलब होता तो एडवांस या अच्छी चीज है, लेकिन यहां प्रो से तात्पर्य कौन सा था, पुराना, है ना, या ओल्ड वाली चीज थी, ठीक। और ये तो थी, तो ये एडवांस आप समझो, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में या सेल में और यूकैरियोटिक कोशिका या सेल में जो डिफरेंस थे वो समय के आधार पर ही आप अगर मानो, तो शुरुआत अगर बात करो तो बहुत समय पहले, मतलब 3.5 मिलियन ईयर्स एगो की बात करो, तब हम जो कंसीडर करते थे वो किसको करते थे, प्रोकैरियोटिक को। और बहुत समय बाद जो हमने ली, वो क्या ली, यूकैरियोटिक, है ना। तो प्रोकैरियोटिक मतलब समय, बहुत समय पूर्व वाली, और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस लेवल वाली। तो सीधी सी बात है, इन दोनों में एडवांसमेंट में ही अंतर होगा। मतलब आप ये जैसे कह लो, जैसे लो ये, ठीक, और इसका एक कोई ये फिक्स डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा आप समझ लो कि ये पूरा डीएनए मटेरियल है, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक केंद्रक है, उसके अंदर आपका डीएनए मटेरियल है, ठीक है। तो ये तो था, आप समझ लो जैसे। बाकी अभी मैं कोशिका के अलग अलग लेता हूँ, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो वहां पे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये है कौन सी, प्रोकैरियोटिक, ये है कौन सी, यूकैरियोटिक। अगर बात करो नीले या हरे शैवालों में या एक कोशिकीय जंतुओं में, तो वो जो पाई जाएगी वो कौन सी रहेगी, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन बात करें अगर एडवांस की, तो वहां पे कौन सी पाई जाएगी सेल, वो रहेगी यूकैरियोटिक, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आया है, नीले या हरे शैवालों के अतिरिक्त जो और अदर शैवाल होते हैं, उनमें जो आपकी सेल पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, यूकैरियोटिक, ठीक है। इतनी बात है। अब देखो, अगर हम बात करें सेल की, ठीक, तो सेल होते हैं दो प्रकार की, कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की। जैसे एक होती है जंतु कोशिका, और एक होती है आपकी पादप कोशिका, होती। एक को बोलते हैं हम लोग जंतु कोशिका, और एक को बोलते हैं हम लोग पादप कोशिका। उसी के ये इंडिविजुअली डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक। हम लोग इनके पार्ट्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, और फिर तुरंत किस पे आते हैं, डीएनए पे, ठीक है। देखिए जरा एक मिनट, ठीक है।
थोड़ा और जूम कर लें। ठीक। तो जो बेसिक अंतर है वो तो नाम से ही समझ में आ रहा, एक है पादप यानी प्लांट के लिए सेल, और एक है जंतु यानी कि जानवर, हम भी इंसान भी उसी में क्या है इंक्लूड। तो उन दोनों की जो कोशिका की जो अंतर है उनमें क्या चीजें हैं, है ना। तो कोशिका के भी अलग अलग भाग हैं, उन अलग अलग भागों को हम बेसिकली क्या बोल रहे थे, कोशिकांग। क्या बोल रहे थे, कोशिकांग। उन्हीं कोशिकांग के आधार पर देखो, जैसे ये है एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, और ये है आपकी प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। तो पहली चीज ये है, आप समझिए कि प्लांट की अगर बात करो तो प्लांट सख्त होते हैं इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन। तो वहां पे एक अलग से कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो काय की बनी होती है, सेलुलोज की। तो ये एनिमल में तो पाई जाती, प्लांट में तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल में ये नहीं पाई जाती है। जैसे हम लोग तो सॉफ्ट हैं, लेकिन अगर पौधों की बात करो, पौधे भी सॉफ्ट, वैसे तो आप कहोगे छोटे पौधे तो सॉफ्ट ही होते हैं। तो अगर उनकी बात करो तो उनको कठोरता प्रदान करने के लिए यूज करते हैं हम लोग किसको, प्लांट सेल को। ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। इतनी बात है। उसके बाद अगर आप बात करो एनिमल सेल की, तो इन एनिमल सेल में जैसे ये बात करो न्यूक्लियस की, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, है ना। तो न्यूक्लियस इधर भी होता है और न्यूक्लियस यहां पर भी होता है ना। और न्यूक्लियस में ही क्या चीज रहती है, तो आप ये समझ लो जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, बिल्कुल सेम चीज आप कह लो, ये मस्तिष्क होता है किसका, कोशिका का। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा माइटोसिस है, मियोसिस है, समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है। तो ये जो होते हैं ये किन के थ्रू होते हैं, तो आप कहोगे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, तो एक कोशिकांग जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद अगर बात करो तो जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करो, है ना, तो ये पावर हाउस होता है ना, कोशिका का पावर हाउस होता है। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रिलीज होती है ना। इतनी बात है। अब जैसे देखो ये राइबोसोम की बात हुई, तो राइबोसोम की अगर बात करो तो राइबोसोम जो है वो क्या है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइजर है। मतलब प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रोटीन की ज़रूरत जब पड़ती है तो उसके लिए बनाने का जो काम है, उसका मेन जो यूज कर निर्माण करने का काम है वो किसका है, राइबोसोम का। अब राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो कहाँ पे इकट्ठी होती है ना, वो कहाँ पे आती है जिससे चीज़ें चलती हैं नॉर्मल। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जैसे ये सेंट्रियोल है, ठीक। तो सेंट्रियोल का क्या काम है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो बहुत अधिक इसका प्रभाव नहीं है। सेंट्रियोल पाया तो जाता है, लेकिन जो अपने पौधे रहते हैं या जो प्लांट सेल है वहां पे सेंट्रियोल का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक। तो पहला है आपका कौन सा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब मस्तिष्क। सारी की सारी प्रोसेस जो है वो होती विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। जो जानकारी है, जो डीएनए वाली चीज है, वो कहाँ पे पाई जाती है, न्यूक्लियस। हालांकि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ पार्ट पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ। फिर कोशिका भित्ति, क्या प्लांट सेल में होती है, बिल्कुल। क्या एनिमल सेल में होती है, नहीं। फिर बात करो मेम्ब्रेन की, तो जो सारा का सारा ये जो मटेरियल है ये किसी आवरण से ढका हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन होना मस्ट है। क्यों, क्योंकि जितनी चीजों का संचरण है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है या वाटर है, तो उनका जो आने जाने का जो प्रोसेस है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। या आप कह लो ये जो चीजें हैं इसको एक रूप में प्रदान करने के लिए कवच की जरूरत होगी, और वही कवच है क्या, सेल का मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी बात है। अब ये हो गया। फिर आता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जिसको बोलते हैं हम अंतः प्रदव्य जालिकाएं। अब ये अंतः प्रदव्य जालिकाएं क्या करती हैं,
इनके क्या क्या पार्ट होते हैं देखो, जैसे ये दिया ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। तो यहाँ पे जो मेन चीज होगी वो आप समझ लो कि प्रोटीन वाली है ना, और फैट वाली जब चीज आएगी तो वो कहाँ आएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अभी इसकी और बात करते हैं, जैसे ये है लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम को आप बताएंगे सुसाइड बैग होता है लाइसोसोम, है ना। तो करेगा क्या, जैसे मान लो नॉर्मली विभाजन चल रहा है ना, अब सेल्स जो है वो इमीडिएटली बढ़ने लग रहे हैं, है ना, या जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बढ़ रहा, तो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको निपटाने का काम भी कौन करेगा, लाइसोसोम। जो अधिक हैं उनको कम करने का काम भी कौन करेगा, लाइसोसोम। या जो ऑलरेडी डेड हो गए हैं उनको भी एक्सक्रिएट करने का या निकालने का जो काम सेल में करेगा वो कौन करेगा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सेंट्रियोल अपना अलग दिखाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वो भी अलग चीज है ना। और ये न्यूक्लियस इनकी बात करें तो ये अलग है, ठीक। अब दो वर्ड और आते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडीज, है ना, है ना। तो यहां आप समझो भंडारण वाली जो चीज है, भंडारण वाली जो चीज है वो उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन होता है, गोल्जी, गोल्जी का है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहां पे आपका है, ठीक। अब तीन चीजें जो हैं जो आपकी महत्वपूर्ण है, तो आप कहोगे सर प्लांट जो है ना, तो प्लांट जो है वो सूर्य के प्रकाश में एक तो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के थ्रू ये करते क्या है, भोजन बनाते हैं ना। तो इन्हीं से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आती हैं आपकी किस में, प्लास्टिड्स। किस में आती हैं, प्लास्टिड्स। अब उस प्लास्टिड्स के भी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स के भी तीन पार्ट होते हैं। तो आपने सुना होगा कि जैसे एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, ठीक, दूसरा है आपका क्या, क्रोमोप्लास्ट, ठीक। और एक तीसरा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। तो ये किसके भाग हैं, आप कहोगे प्लास्टिड्स, ठीक है, ठीक। तो इनका काम क्या है, आप कहोगे पेड़ पौधों में जो ग्रीन कलर होता है ना, वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ही क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसके बाद रंग बिरंगे जो फूल हैं, क्या जो विविधता है कलर्स में वो प्लांट्स में जो पाई जाती है, वो देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्लांट्स में ही कौन है, क्रोमोप्लास्ट। तो आप कह दोगे कलर, है ना। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे ना तो ग्रीन या फिर कोई भी कलर नहीं होता है ना। जैसे हवा है तो हवा के कलर वलर वाली चीज तो नहीं है ना सामने वातावरण। तो जब कलर ही ना हो, है ना, तो नो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिड्स होता है आपका वो होता है कौन सा, ल्यूक्लो, ठीक है। कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये बात हो गई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, एटीपी वाली चीज थी। सेंट्रियोल, बहुत ज़्यादा जंतु कोशिका में मतलब नहीं है, पादप कोशिका में इसका मतलब होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बात करें पादपों में पाई जाती है, सेलुलोज की होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये चीज़ नहीं होती है। फिर बात करो लाइसोसोम को, हम बोलते हैं थैला, बोलते हैं ना, सुसाइड्स बैग। उसके बाद बात करो राइजोसोम, राइबोसोम की, तो प्रोटीन वाली जो चीज़ है जो सर्कुलेट कर बनाने की प्रोसेस करता है वो कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है। और कोई चीज बची, ठीक। तो ये बेसिक चीजें थी किसकी, आपकी कोशिका की, ठीक है। इन्हीं को आप देख लो।
ठीक है, देखो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हुई, जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या, अंतः प्रदव्य जालिका, है ना। क्या होता है, तो कहोगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होता है ना। अब देखो ये क्या बताया था मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, खुरदरा। तो देखो राइबोसोम, साइट्स ऑफ मैन्यू प्रोटीन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो देखो राइबोसोम जो अभी प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो कहाँ पे आ रहे थे, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस पर। दूसरा, ये क्या करता है, ये ई आर ट्रांसपोर्ट दीज प्रोटीन्स, है ना, इस प्रोटीन्स को क्या ले जाता है ये, इतनी बात है। फिर अब ये है सॉफ्ट, है ना, मतलब चिकने की बात करो अंतःप्रदव्य जालिका की, तो देखो मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, अदर फंक्शंस ऑफ ईआर, है ना। तो देखो प्रोटीन वाला ही जो चीज होगी, जिसको बना कौन रहा था आपका, राइबोसोम, तो प्रोटीन वाली जो चीज है वो आएगी आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और प्रोटीन के अदर में आप कहोगे फैट की बात करो या लिपिड की बात करो या और अदर फंक्शन की बात करो, तो वो जिसमें आएगा वो क्या रहेगी, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनोसिस, ठीक है। फिर क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये तो पता ही है। सारी की सारी जो प्रोसेस है या जो बॉडी में हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन्स के लिए जो उत्तरदायी चीज है वो क्या है बॉडी में, प्रोटीन है। उसी के थ्रू ही तो सारी की सारी चीजें गवर्न हो रही हैं। तो उसी को पूरी तरीके से ये करता है कौन, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर देखो ये तो बायो वाली चीज आ गई, ठीक। लाइजोसोम की हमने जो बात की थी, ठीक है। तो लाइसोसोम में इतनी चीज याद रखनी थी, आर्मी की तरह भी काम करता है आपका, है सफाई कर्ता की तरह भी काम करता है ये। क्यों, क्योंकि जहां जरूरत नहीं है वहां पे ये मार देगा, जो ऑलरेडी खराब हो गई हैं उनको ये निकाल देगा, और जो इरेगुलर रूप से बढ़ रही हैं उनको भी नष्ट करने का काम कौन करेगा, लाइजोसोम। तो देखो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के रूप में ये यूज होता है ना। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। फिर क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल थैला। फिर क्या है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज एंजाइम्स आर मेड बाई रफ एंडुकुलम, बताया ना ये, रफ वाला और सॉफ्ट वाला। तो देखो उन्हीं के लिए ये है, ठीक है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके तरीके से ये यूज करता है अपने आप को, ठीक है। ठीक, ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है, ऊर्जा ग्रह है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर आइड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल माना जाता है, टू मेंबर कवरिंग्स होता है, ठीक है। और दे हैव देयर ओन, मैंने बताया ना, डीएनए का जो कुछ पार्ट है वो तो होता है न्यूक्लियस में, और कुछ पार्ट होता किस में है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ना, उसके पास भी पूरी जानकारी होती है। देखो ये ना, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। फिर क्या है, एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, है ना, खुद के प्रोटीन के लिए भी ये क्या होता है, बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो प्लास्टिड्स के लिए मैंने अभी हाल आपको बताया था कि प्लास्टिड्स जो हैं वो भी कोशिकांग का ही पार्ट है। आप कहो तीन रूप में ये पाए जाते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं हरे कलर के लिए उत्तरदायी, दूसरे को बोलते हैं हम किसी भी कलर के लिए उत्तरदायी, और जब कलर की अब्सेंस हो जाए किसी प्लास्टिड्स के कारण, तो उसको हम एक अदर नाम देते हैं, ठीक। तो देखो क्या है, डिफरेंट कलर्स के लिए ये उत्तरदायी है। ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्या रहता है उसमें, है ना, क्लोरोफिल। बात है ना, पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है, क्लोरोफिल। तो देखो ग्रीन कलर प्लास्टिड जो है वो क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के प्लास्टिड। अब प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स सेल, है ना। तो क्या एनिमल सेल में प्लास्टिड्स होते हैं? नहीं। तो किस में होते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। फिर क्रोमोप्लास्ट की बात करो तो ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट कह लो या कलरलेस प्लास्टिक्स, है ना। देखो ल्यूकोप्लास्ट में या तो सफेद कलर होगा या फिर वो क्या होगा? रंगहीन। क्रोमोप्लास्ट की बात करो तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? आपका कलर्ड होगा। और क्लोरोप्लास्ट की बात करो तो क्लोरोप्लास्ट में जो कलर है वो कौन सा होगा? हरा। बात क्लियर है। फिर देखो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन, ऑयल्स और प्रोटीन क्या होता है? स्टोर्ड। फिर क्या है? प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही होते हैं समान, ठीक है। इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसके, उसका अगर कंपैरिजन करो तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं क्या? प्लास्टिड्स अपने। उसके बाद कह रहा है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, इनका भी क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि डीएनए सबसे केंद्रक में तो पाया जाता है। केंद्रक की इतर अगर बात करो तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। दूसरी चीज की बात करो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बात आई किसकी? प्लांट के पिगमेंट वाली। और वहां पे एक है क्लोरोफिल वाली चीज, हरा कलर है क्लोरोप्लास्ट। कोई और अदर कलर है तो वो है क्रोमोप्लास्ट। कोई भी कलर नहीं है तो वो जो तीसरा है वो क्या कह रहा है? आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या कह रहा है? आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें मतलब प्लास्टिड्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कि इनका जो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन्हीं के जैसे इनका खुद का अपना डीएनए होता है ना। और साथ में खुद का इनका राइबोसोम होता है। तो तीन का हो गया। एक हो गया आपका प्लास्टिड्स का, एक हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, और एक हो गया आपका केंद्रक का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस। इतनी बात हुई। तो ये मोटा मोटी जानकारी किसकी होगी? अपनी सेल की, ठीक है। इतनी जानकारी किसकी हो गई? सेल की। अब हम सीधी बात करते हैं किसकी? अपने डीएनए पे आते हैं, ठीक है। या आप ये समझ लो जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो सर जेनेटिक मटेरियल की बात करो तो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स को हम कहेंगे कि वो है जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो हम, अभी हमने आपको बताया फिनोटाइप, बताया कि कोई चीज छोटी होगी बड़ी होगी, मोटी होगी पतली होगी, घुंघराली होगी या प्लेन होगी, गंजी होगी या घुंघराली होगी, कितनी उंगलियां होंगी, जो भी स्ट्रक्चर वाली जो चीज है वो गवर्नड किससे होती है? आपके फिनोटाइप वाली चीज से, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो हैं बॉडी में अपने, एक को बोलते हैं हम डीएनए, एक को बोलते हैं हम आरएनए, ठीक है। तो डीएनए की बात करो तो इसको बोलते हैं हम डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। और इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक, ठीक। इतनी बात है। तो डीएनए और आरएनए क्या है? तो इसमें जानकारी है। इसमें क्या है? जानकारी। किस चीज की? इंडिविजुअली फिनोटाइप की। तो डीएनए और आरएनए को एक पीढ़ी से, मतलब एक जनरेशन से यदि किसी दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना है, मतलब करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना है, तो वो होता किसके थ्रू है? जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, ठीक है। जैसे कोई भी इंसान है तो उसमें जो गुण है वो माता पिता के ही तो हैं, है ना। जैसे माँ गोरी है और पिताजी गोरे हैं तो वो ऑब्वियस गोरा है। या यदि माँ काली है और पिताजी गोरे हैं तो भी जो गुण जा रहे हैं वो एक प्रकार से रहते हैं ना। जो आपने पढ़ा होगा वंशागुण, वंशानुगत वाली चीज, तो वही सेम चीज यहाँ है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीजें जा रही हैं, जो करेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, वो होता किसके थ्रू है? आपके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। जेनेटिक मटेरियल बॉडी में क्या होते हैं? तो आप कहोगे डीएनए और आप कहोगे क्या? आरएनए, ठीक है। अब डीएनए में और आरएनए में अंतर क्या है? तो वो देखो आप,
ठीक है। ठीक, या अभी आप ऐसे ही समझ लो, वो हम फिर आपको निकाल के बताए देंगे। ठीक है, इसी में आप ले लो, ये डीएनए है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं वो आपका होता है एक डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। ठीक है, अगर शुरुआत की बात करो तो सबसे पहले जो आया वो आया आपका आरएनए, है ना। आरएनए राइबो वाली चीज़ है ना। तो ये जो था ये बहुत जल्दी डिजनरेट हो गया, मतलब बहुत जल्दी ये क्या हो गया, डिजनरेट हो गया। उसकी वजह से इसका स्थान लिया किसने, तो आपका इसका स्थान लिया डीएनए ने। ठीक है, अब इनकी अगर बात करो तो ये सिंगल स्ट्रेन और डबल स्ट्रेन दोनों में थे। मैक्सिमम आरएनए की बात करो तो ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये सिंगल स्ट्रेन वाला था। ठीक है, और अगर बात करो तो कुछ ही ऐसे थे जो क्या थे, डबल स्ट्रेन वाले। लेकिन अगर आप डीएनए की बात करो तो वहां पे जो स्ट्रेन वाली चीज थी वो डबल वाली क्या थी, ज्यादा, और सिंगल वाली क्या थी, कम। ठीक है, अब ये डीएनए जिनसे मिलके बने थे उनको अगर हम लोग फिर बाइफरकेट करें तो सबसे पहली बात है कि ये हम में मिलके बने थे नाइट्रोजनी क्षार। इनको हम देखते हैं अभी। सबसे पहले समझो कि डीएनए में कौन कौन से ग्रुप रहते हैं, तो आप कहोगे एक तो होता है फास्फेट ग्रुप, जो क्या होता है निगेटिवली चार्ज, जिस पे कौन सा रहता है, नेगेटिव, फास्फेट ग्रुप। दूसरा कौन सा होता है, शर्करा, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो ये भी क्या है, शर्करा। तो इसमें जो शर्करा होती है वो कितनी वाली रहती है, पेंटोज वाली, मतलब 5 कार्बन वाली क्या रहेगी, शर्करा। तो ये जो शर्करा है ये कौन सी है, पेंटोज शुगर। ठीक है, अब देखो ये एक सीक्वेंस बनाएंगे वो अभी हम आपको समझाते हैं। लेकिन यहाँ आप ये समझो कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं इनका जो बेसिकली काम है वो काम है कि ये जो स्ट्रेन आप अभी लोगे डीएनए का डबल हेलिक्स, उसमें से एक स्ट्रेन को हम अलग, एक धागे को हम अलग कर देंगे, दूसरे धागे को हम अलग कर देंगे। ठीक है, और इंडिविजुअली उन धागों में हम फॉस्फेट और शर्करा जो ग्रुप है, शर्करा वाला जो ग्रुप है, उनको दिखाने के बाद हम उनको जोड़ने का जो काम है वो किसके थ्रू करेंगे, नाइट्रोजनी क्षार के थ्रू। ठीक है, एक क्षार है जिसमें किसकी उपस्थिति है, नाइट्रोजनी क्षार की। तो वो कौन कौन से नाम है, तो वो है आपका AGTC, पहला है एडेनोसिन। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, AG ग्वानिन, तीसरा कौन सा है, थायमीन, और चौथा कौन सा है, साइटोसिन। ठीक है, इतनी बात है। अब अगर यहां हम डीएनए की जगह आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो जो थायमीन होता है, क्या होता है, थायमीन। उस थायमीन की जगह क्या होता है, उस थायमीन की जगह क्या रहता है, कोई और दूसरी चीज रहती है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, यूरेसिल। ठीक है, इतनी बात है। तो ये क्या हो गया आपका, फिर से मैं लिख ही देता हूं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन और साइटोसिन। ठीक है, ये पाए जाते हैं आपके नाइट्रोजनी बेस किस में, डीएनए में। और अगर बात करो आपकी आरएनए की तो सेम हु बहू ये पाया जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सेम पाया जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, तो जब भी यूरेसिल वाली बात आएगी तो वो कहाँ हो जाएगा, आपका आरएनए में। इतनी बात है। तो ये हो गए आपके किसके, जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, अगर हम अगर हम केवल ये एक सिंगल स्ट्रेन ले लें, ठीक है, मान लो किसी भी एक डीएनए का आपने एक सिंगल स्ट्रेन ले लिया, तो आप ही ने बताया कि ये कैसा है, पेंटोज वाली चीज है, और इससे कौन जुड़ा है, फास्फेट ग्रुप। ये है पेंटोज शुगर, इससे कौन जुड़ा है, फास्फेट। ये कौन है, पेंटोज शुगर, इससे कौन जुड़ा है, फास्फेट। इतनी बात है। अब ऐसे ही अगर हम एक दूसरा स्ट्रेन भी ले लें, है ना, और मान लो ये है, इससे कौन जुड़ा है, आपका फास्फेट।
ये है, इससे कौन जुड़ा है आपका? फास्फेट। ये है, इससे कौन जुड़ा है आपका? फास्फेट। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए ये जो इंडिविजुअली फॉस्फेट और ये जो आपका शुगर है, इनको फर्दर कनेक्ट करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? नाइट्रोजनी क्षार। उनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब अगर मैंने आपसे कहा लो यहां पे है मान लो ए, ठीक है, और यहां पे है मान लो जी, और यहां पे है मान लो टी, और यहां पे है मान लो सी। क्या है? सी। ठीक है, तो याद आपको इतना रखना है कि जैसे ही आपने बताया AGTC, एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन, तो हमेशा ए किस से जुड़ेगा? टी से, और जी किस से जुड़ेगा? सी से। संभव नहीं है कि ए जुड़ जाए जी से या ए जुड़ जाए सी से। ठीक है, तो अगर हमको ए से जोड़ना है तो ए से कौन जुड़ेगा? तो आप कहोगे ए से जुड़ने वाला जो है वो कौन है? टी। वो कौन है? टी। समझे? अगर यहां पे ये जी है तो जी से जुड़ने वाला है वो कौन है? सी। वो कौन है? सी। अब बात करो अगर टी से जुड़ने वाला कौन है, तो आप कहोगे टी से कौन जुड़ रहा है? ए। और अगर बात करो सी से, तो सी से कौन जुड़ रहा है? तो सी से जुड़ने वाला वो है आपका जी। ठीक, अब ये जो ए और टी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड डबल। ठीक है, और ए जी और सी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल। मतलब यहां पे जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? ट्रिपल। ठीक, तो बताओ किन को तोड़ना आसान होगा? अगर मैं यहीं ले लूं कि ये एडनोसिन है, एडनोसिन हो ये टी है, ठीक है, ये ट्रिपल है, ये डबल है, हो ये एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। तो एडेनिन किससे? थायमिन। साइटोसिन किससे? एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन से। ठीक है, ये है। तो बताओ अगर हम इनको ब्रेक करना चाहते हैं तो, या अगर मान लो मैं इसका टेम्परेचर एनहेंस कर दूं, टेम्परेचर एनहेंस करने पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो देखो डबल बॉन्ड की अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? मजबूत। तो टूटेगा कौन सा बॉन्ड? डबल। कौन सा टूटेगा? डबल। तो क्या ट्रिपल टूटेगा? तो ट्रिपल तो नहीं टूटेगा। या बहुत अधिक टेम्परेचर यदि बढ़ाओ तब क्या होगा? डबल और ट्रिपल दोनों। तो यहां पे आप समझो कि जैसे मान लो बहुत अधिक जगह है जहां पर क्या है? टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक, तो वहां पे जो अधिकता है, जो अधिकता है, देखो अगर ये मान लो टूट गया एडनोसिन और ट्राई, ये ए और टी जो है वो टूट गया, तो जो बचे हुए हैं वो कौन होंगे? जी और सी। कौन होंगे? जी और सी। तो यहां से हम चीजें पता निकाल पाएंगे कि जो डीएनए है, डीएनए के जो तीन पार्ट्स हैं, उन तीन पार्ट्सों की एक दूसरे से कनेक्शन है, और कनेक्शन में अगर हमको पता लगाना है तो किससे पता लगा पाएंगे? जी और सी वाले से। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रेक हो गए। ठीक, अब यदि हमने किया क्या? हमने किया क्या? सपोज करो हमने इस टाइप का था, हमने लो ये मिटा दिया, या ऐसे कर दिया। ठीक है, हमने ऐसे क्या किया? हमने कह दिया ये ए था, ये जी था, ये टी था और ये सी था। ठीक है, इसी को हम यहां लेके आए। मतलब ये समझ लो कि हेलिक्स में वो दोनों एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से कनेक्ट थे। हमने दोनों को अलग कर दिया अब किसी भी प्रोसेस के थ्रू, और पता लगाया कि एक जो ये स्ट्रेन टाइप की चीज थी उसका कुछ सीक्वेंस लो ये था। ठीक है, लो ये है फास्फेट, ये है फास्फेट, ये है फास्फेट, और इधर बात करो तो लो ये ए था, ये जी था, ये टी था, और ये मान लो सी था। ठीक, तो इसको देख के आप पता क्या लगाओगे कि ये पक्की बात है, ये किससे जुड़ा होगा? ए जी टी के टी से। ये किससे जुड़ा होगा? टी से।
या ये ग्वानिन था तो ये किससे जुड़ा होगा, साइटोसिन से, या ये टी था तो ये किससे जुड़ा होगा, ए से, और ये साइटोसिन था तो ये किससे जुड़ा होगा, जी से। मतलब इंडिविजुअली एक के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो बेसिकली किससे जुड़ा होगा। तो वो किससे जुड़ा होगा, हम ये पता लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि ए जी टी सी, ए में टी से और जी से सी। ठीक है। अब यदि डीएनए की जगह हम बात करें आरएनए की, आरएनए की, तो यहां टी की जगह हम क्या यूज करेंगे, यू। हम लोग क्या यूज करेंगे, यू। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। तो ये तो बात हुई डीएनए की। और डीएनए में किससे रिलेटेड, तो पहला नाइट्रोजनी बेस 4, फिर आया फास्फेट, फिर आया पेंटोज शुगर। ठीक है। और हमने इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, ठीक जैसे यहीं देखो, एक एग्जाम्पल आप ले लो। कोविड-19 वाली चीज थी। तो कोई भी वायरस हो तो उस वायरस में, जैसे मैंने आपको बताया था, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है क्या, निर्जीव के बीच की कड़ी है क्या, आपका वायरस, है ना। तो वायरस में एक तो ये पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। ठीक है। इतनी बात है। अब जो वायरस में बेसिकली पाया नहीं जाता है, वो आपका जो होता है वो होता है एंजाइम, है ना। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया क्या जाता है, एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो आरएनए तो रखता है। ठीक है। साथ में ये आप कह लो कि उसको जो जरूरत होती है वो किसकी होती है, एंजाइम की। अब एंजाइम की जरूरत होने के लिए ये कहाँ यूज होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब एंजाइम के थ्रू ही होती हैं। तो ये एंजाइम इसको लेने के बाद ये कैसे काम करने लगेगा, तो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे। ठीक है। अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और क्या है, अपने आप को ग्रोथ में बढ़ाता चला जाएगा। काम भी इसका आसान है, खुद का बढ़ाना। ठीक है। तो देखो ये हुआ। अभी इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपका लेता हूं। ये था, ठीक है। और ये भी क्या रहता है इसमें, प्रोटीन। ठीक है। जैसे लो ये क्राउन वाली चीज थी ना, कोई भी आप इंडिविजुअली वायरस लोगे तो उस वायरस में होगी चीजें यही, है ना। उसको केवल चाहिए क्या है, एंजाइम। और एनिमल क्रिए एनी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो क्या ले लेता है, आपका एंजाइम। और उसी के साथ वो बिल्कुल वैसी प्रक्रिया में आ जाता है जैसी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रही। ठीक है। तो जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था, ये बैक्टीरिया है ना। और ये मान लो शैवाल ले लो, या बैक्टीरिया के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो। ठीक है। या एक और कोई ले लो। तो वो कह रहा था वायरस से कौन कौन प्रभावित नहीं होगा, वायरस से कौन कौन प्रभावित नहीं होंगे। तो सब जितने भी लिविंग वाली चीजें हैं वहां पे आपका जो हार्मोन वाली चीज है वो तो है ही है, एंजाइम वाली चीज है वो है ही है। तो चाहे एक में हो, चाहे दो में हो, चाहे तीनों, अगर वो लिविंग है तो उसको प्रभावित करेगा पूरी तरह से कौन, आपका वायरस। ठीक है। ठीक है। तो इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एक मिनट में। तो जो अपना फॉस्फेट है वो अगर शुगर से कनेक्ट होता है ना। एक इंडिविजुअली स्ट्रेन में जो हमने फॉस्फेट था उसको शुगर से कनेक्ट किया था, तो वो जो कंबाइंड रूप में कहलाता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। अब अगर बहुत सारे हों तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। और अगर हमको इंडिविजुअली एक सीक्वेंस पता लगाना है तो उस सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हम नाइट्रोजनी बेस जो थे, नाइट्रोजनस बेस थे, उनको जोड़ रहे थे। तो उसको अगर हम जोड़ दें, मतलब आप कहो कि फास्फेट भी हो, फॉस्फेट भी हो, साथ में आपका शुगर भी हो, कौन सी शुगर, पेंटोज, और साथ में क्या हो, नाइट्रोजनस बेस।
तो ये तीनों जो मिलके कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कहलाएंगे? तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड। ठीक। अब देखो, आपको समझना ये है कि जैसे आपसे कहा कि ये डीएनए है, मान लो, है ना, मान लो ये वाली चीज है। ठीक। और देखो ये अभी एक प्रोटीन से जुड़ा। ठीक। तो जब ये फर्दर प्रोसेस करता है तो अपना स्ट्रक्चर को इस हिसाब से बना लेता है, जैसे इस टाइप से बनाता है ये, इस हिसाब से। ठीक। ये तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, है ना। गुणसूत्र वाली चीज थी ना, 23 जोड़ी है। ठीक है। महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई। और अगर बात करो संतान का निर्धारण कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? इस वाई पर। अगर ये वाई कनेक्ट करेगा एक्स से तो जो मिलेगा वो क्या होगा? मेल। और यदि ये कनेक्ट होता है एक्स एक्स तो क्या मिलेगा? मेल। इतनी बात है। तो ये तो हुई अपनी किसकी? डीएनए से रिलेटेड बात कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोइड क्या है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। फिर बात हुई क्रोमोसोम वाली, कितना? 23 जोड़ी, 46 वाली, 26। निर्धारण जो मेल है उसके वाई से ही निर्धारण होता है। ठीक। अब देखो, हमको इतना तो पता है कि जो जो भी इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है? हमारे डीएनए के पास है। ठीक है। किसके पास है? हमारे डीएनए के पास। ठीक। तो लो, हमने जी ऐसे ये बना दिया, लो ऐसे ये डीएनए वाली चीज बना दी। ठीक। ठीक है। अब देखो, इसी से आधार करके देखो हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है। तो ये है मैसेंजर, और अभी ये टीआरएनए समझिए आप। ठीक। तो मैसेंजर आरएनए वाली चीज जो है वो क्या है? तो वो यहाँ इसको कोई चीज प्रोवाइड करेगी, उसके बाद जो प्रोटीन वाली चीज है वो यहाँ आरएनए में आएगी। ठीक। तो यहाँ आप इंफॉर्मेशन किस में है? डीएनए में। अब देखो, इससे इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्या करेगी? एक मिनट रुकिएगा। ठीक। अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक जब तक इंडिविजुअली है, मतलब समझ लो आप, धागा जो होता ना, रस्सी जो है उसको आप लगातार मरोड़ दो, वैसे ही इंडिविजुअली जो है ये इतने ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं कि इधर से ये इधर नहीं जा पाए। मतलब इनकी जो सीक्वेंस है वो क्या हो? केवल एक स्पेसिफिक। अगर मैंने यहाँ मान लो ये एजीटीसी वाली चीज़ थी, एजीटीसी वाली चीज़ थी। ठीक। तो ये इस तरह से कॉन्क्रीट रहते हैं कि कोई भी इधर से उधर ना जाए। अगर गया तो फिर म्यूटेंट वाली चीज आ जाती। जैसे मान लो मैंने इसको हटा दिया या इसको ब्रेक कर दिया, तो इनके जो सीक्वेंस है वो तीन तीन के बनते हैं। और देखो, अगर ये हट गया तो जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। तो सीक्वेंस चेंज ना हो, ये नेचर ने ऐसी व्यवस्था की। ठीक। अब हमको जो पता करना है वो ये है कि ये जो आरएनए है, जो डीएनए है, इसमें तो ये स्पेसिफिक सूचना है। अब लो ये है। ठीक। ऐसी वाली चीज है। ये कौन है? अपना डीएनए। अब ये करेगा क्या? ठीक। तो लिख, डीएनए का वह फॉर्म, डीएनए का वह फॉर्म या सीक्वेंस जो किसी जो किसी या तो प्रोटीन को, या जो किसी प्रोटीन को या किसी किसी करेक्टर को फॉर्म करे। ठीक है। या किसी करेक्टर को फॉर्म करे, तो वही अपना क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है? जीन। ठीक। तो आप इतना समझो कि डीएनए जो है वो कनेक्ट करेगा पहले किससे?
आरएनए से, ठीक है। और जब डीएनए आरएनए से कनेक्ट करेगा तो देखो ये है ए, ये है जी, ये है टी, ये है सी, ठीक है। और देखो यहां आरएनए की बात करो तो यहां पे ए जी और टी की जगह क्या आ जाता है यू, और ये क्या आ जाता है सी, ठीक। तो जब डीएनए जो है वो आरएनए से कनेक्ट करेगा तो जो प्रोसेसिंग होगी उस प्रोसेसिंग में एक क्या बनेगा, सीक्वेंस। उस प्रोसेसिंग में क्या बनेगा, एक सीक्वेंस। और वो जो सीक्वेंस है तो वो तीन तीन को लेता है। जैसे मैंने ले लिया ए जी, ए जी सी टी, ए जी सी टी, ए जी सी टी, ठीक है। तो इससे मैंने कहा ये एक बना, इससे मैंने कहा ये बना, इससे कहा एक बना, इससे कहा ये एक बना, ठीक है। तो तीन तीन के क्या चलते हैं, ग्रुप। तीन तीन के क्या चलते हैं, अपने ग्रुप। और इससे जो निर्माण होता है वो मैंने अभी आपको, एक मिनट रुकना, या ऐसे समझ लो आप, सीक्वेंस में ना समझो तो ऐसे समझ लो कि ये जो प्रोसेस है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, तो आप कहोगे जो डीएनए में जो सूचनाएं या जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए में जो सूचनाएं हैं उनको क्या करता है, उसको, इसको प्रोटीन संश्लेषण स्थल, जहां प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा ना, उस स्थल तक लाने की क्या करता है, स्थल तक लाने की कोशिश करता है, ठीक है। कोशिश करता है, पहला, इतनी बात है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए के बाद ये जो दूसरा मैसेज है वो क्या है, आरएनए। इसको बोलते हैं हम राइबोसोमल, राइबोजूनल, जूमल। इसका क्या काम है, तो ये जो है, पहले तो इसका जो निर्माण है वो होता कहाँ, केंद्रका में, न्यूक्लियस में इसका निर्माण होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, तो दूसरा इसमें क्या है, कोशिका में उपस्थित जो आरएनए होता है, कोशिका में उपस्थित आरएनए का 80% क्या होता है, यही, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और तीसरे की बात करो तो जो मैंने अभी आपको बताया, क्या, टी आरएनए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। इसकी मेन जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहता है, तो ये सब आरएनए में से छोटा रहता है सबसे छोटा होता है ये, सबसे छोटा, ठीक है। और प्रोटीन अम्लों को, प्रोटीनों को अमीनों को, ठीक है, अमीनो अम्लों को क्या करता है, आप कहोगे अमीनो, अमीनो अम्लों को प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लगता है, ठीक है। तो देखो तीन है आरएनए, एक को हम लोग बोल रहे हैं अपना मैसेंजर आरएनए, दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं अपना राइबोसोमल आरएनए, और तीसरे की बात करो तो तीसरा क्या है, टी आरएनए, ठीक है। ये कनेक्ट किससे कर रहा है, डीएनए से सूचना ले रहा है, और डीएनए से सूचना लेने के बाद उसको कहाँ, प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लाने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा है आर आर एन ए, तो वो कहाँ बनता है, पहली बात तो केंद्रिका में बनता है, और कोशिका में उपस्थित आरएनए का लगभग 80% यही होता है। और टीआरएनए का करता है, तो टीआरएनए अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लाता है, ठीक है। देखो समझो आप, देखो जैसे प्रोटीन वाली जो चीज है ना,
देखो, ये तीसरा वाला क्या है आपका? ठीक। तो बहुत सारे, अभी हम लोग दो ही स्ट्रेन देख रहे थे, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। तो ये जो अमीनो अम्ल हैं ये बंधे किससे रहते हैं? वो पेप्टाइड से। अब पेप्टाइड यदि बहुत सारे अमीनो हो तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहलाएगा? पॉली पॉलीपेप्टाइड। ठीक। और इसी से जनरेट किस चीज का होगा? तो आप कहोगे प्रोटीन का। किसका होगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन एसेंशियल है बॉडी की पूरी फंक्शनलिंग के लिए। ठीक है, यहां तक हम लोग की बात हो गई। अब एक आध हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो आपका आया हुआ है, फिर बढ़ते हैं हम क्या आगे। ठीक है। ठीक। जैसे देखो, आपका एक क्वेश्चन इसमें है, और वो क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक जो थे वो किसकी खोज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? आप कहोगे जो डीएनए है उसके हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो खोज थी वो किसके थ्रू की गई थी? वाटसन एवं क्रिक के थ्रू। ठीक है। फिर वो कह रहा है पैतृकता, पैतृकता सिद्ध करनी हो। ठीक है। तो किस कौन सहायक है इसमें? तो पहला वो कहला है जीन थेरेपी। दूसरा वो कह रहा है आपका जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग। थर्ड वो आपसे कह रहा है डीएनए, डीएनए रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। और फोर्थ कह रहा है वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक। सोचिए क्या है? पैतृकता को सिद्ध करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन क्या है? सहायक है। ठीक है। तो पहले आप ये समझ लो कि ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में तो हम क्या है, जो जीन है उसी में क्या करते हैं? बदलाव। तो क्या उससे पैतृकता सिद्ध होगी? नहीं। तो बात करो ये जीन थेरेपी, ये भी अलग चीज है। क्लोनिंग में तो हम इंडिविजुअली जैसा ही बनाते हैं। तो ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पैतृकता को अपनी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है देखो, सारे मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया अपना। तो जेनेटिक कोड की बात करो। क्या था भैया? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड हमको क्या डिस्क्राइब कर रहा था? जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है। ये है AGTC। ए AGTC। AGTC। इनका अगर हम तीन तीन का सीक्वेंस ले लें
ठीक है, तो वो ही डिफाइन करेगा किसको, जेनेटिक कोड को। ठीक है, अब उत्परिवर्तन कब होता है, या आप कहोगे कि ह्यूगो डी ब्रीज ने जिसका इजाद किया था, जिसको हम लोग बोलते थे म्यूटेंट वाली चीज, तो वो कब होती है। ठीक, तो आप कहो अगर ये कहीं ना कहीं हट जाए, या कहीं ना कहीं ये इस चेन में ना आ पाए, तो बताओ ये दोनों की इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, और फिर इसका फर्दर किसके साथ होगा, इसके साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है, या ये जो कोड है, ये चेंज होगा, और ये जो कोड चेंज है तो ये बहुत अधिक तरीके से प्रभावित करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है, और क्या पूरे के पूरे डीएनए में, पूरे के पूरे जो डीएनए है उसमें ये प्रोसेस होता है, नहीं। तो स्पेसिफिक चीजों में ही होती है, सारे के सारे में तो ये नहीं होता। ठीक है ना बात। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हैं, वो आपको बता देते हैं हम। ठीक है, पहली है आपकी आरएनए इंटरफेस। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक, तो ये है आपकी पहली टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करो तो ये है आपके लिए, ये है आपकी कौन सी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ठीक, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। ठीक, थर्ड की अगर बात करो आप, तो जो थर्ड टेक्नोलॉजी आती है वो क्या है, एंटी सेंस थेरेपी। ठीक है, फोर्थ की बात करो तो जो नेक्स्ट आती है वो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो तो चलो हो ही गया, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या था, जीन की ही स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज कर रहे थे ना। ठीक, तो ये है रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिवर्स वाली आप समझो बात, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। देखो यहाँ पे जो डीएनए था उससे हम लोग क्या कर रहे थे, मैसेंजर आरएनए, और ये यहाँ से जो ट्रांसफर आरएनए वाली जो चीज़ थी वो पूरी की पूरी प्रोसेस कर रहा था। और जब हम उल्टा करें, आरएनए से कहाँ ले जाएं, डीएनए वाली चीज़ हो। ठीक, तो ये जो है वो रिवर्स वाली चीज़ है ना, मतलब पुरानी चीज़ों वाली रिलेटेड, क्योंकि ये डिजनरेट हो रहा था, उसके बाद ये क्या बन रहा था, डीएनए। ठीक, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, और फिफ्थ वाली जो टेक्नोलॉजी है अपनी, वो है आपकी डीएनए सिक्वेंसिंग, डीएनए सिक्वेंसिंग। ठीक, नेक्स्ट है जो आपका, वो है आपका जीन थेरेपी, जीन जीन थेरेपी तो अभी हो गया ना, एंटीसेंस थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी। उसके बाद देखो, उसके बाद जो सेवेंथ टेक्नोलॉजी अपनी आएगी वो है अपनी, वो है अपनी, क्या नाम है, ठीक है, डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन जो नेक्स्ट और आएगी तो वो है आपकी ऑप्टीजेनिक्स, ऑप्टीजेनेटिक्स, ऑप टू, ऑप्टोजेनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद जो टेंथ वाली आएगी वो है आपकी कौन सी, प्रोटीनोमिक्स, प्रोटीनोमिक्स। ठीक, और जो नेक्स्ट है वो क्या है आपकी, बायोमार्कर, बायोमार्कर। ठीक है, बायोमार्कर।
ठीक है, तो ये तो है अपनी क्या, इंडिविजुअली, ये क्या है अपनी इंडिविजुअली टेक्नोलॉजी, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, पहली बात। ठीक है, देखो टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाली चीज अलग है, जिसमें मैंने आपको रेड बताया था, मैंने आपको व्हाइट बताया था, येलो बताया था, है ना। जैसे रेड वाला था तो वो मेडिकल साइंस वाली चीज थी, येलो वाला बताया था तो वो कुकिंग ऑयल वाली थी कि उसको अनसैचुरेटेड फैट को कम करना है ना। या डार्क टेक्नोलॉजी में मैंने बताया था कि जो जैव चीजें हैं उनको हम लोग आतंकवाद के रूप में यूज करेंगे, है ना, वो चीज अलग है। और ये इंडिविजुअली टेक्नोलॉजी है जो आती है आपके बायोटेक्नोलॉजी में, वो कि ये इंडिविजुअली क्या है, इनमें कौन कौन सी अपनी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे। पहली कौन सी है, आरएनए इंटरफ्रेंस। दूसरी कौन सी है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तीसरी कौन सी है, एंटीसेंस थेरेपी। चौथी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए सिक्वेंसिंग, जीन थेरेपी, डीएनए वैक्सीन। ये कौन सी है, प्रोटेनोमिक्स। ठीक है, और ये क्या है, बायो मार्कर। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो, जैसे इन्वायरमेंट है ना, उसका छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ओशियंस में या वाटर बॉडीज में हम लोग अगर ऑयल स्पिल कर दें तो वहां पे उस ऑयल को खाने के लिए हम लोग इंडिविजुअली छोटे छोटे जीवों का निर्माण कर देते हैं, वो खाते हैं और फिर हम उनको एनदर बैक्टीरिया से हटा देते हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई। बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट में ऐसी हैं जिनको हम हटाने के लिए, या जो अनवांटेड चीजें हैं उनको हटाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपसे एग्रीकल्चर, है ना, जैसे पेस्टिसाइड की मैंने आपको बात बताई थी, है ना, कि बहुत ज़्यादा यूज़ अगर पेस्टिसाइड का हो रहा, तो उसके लिए हम मेथड चेंज करने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में बायो का कहाँ यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो आई हुई हैं, जैसे अभी रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आप अगर देखेंगे भी तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आई हुई हैं, हम उसको लेते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज रहने देते हैं हम लोग इतना ही। ठीक है, मैं बोले देता हूँ जैसे आपसे, जैसे पहला है आपका सरोगेसी, जिसको क्या बोलते हैं हम, किराए की कुक। ठीक है, उसके बाद है आपका क्रिस्पर, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 पेरेंट बेबी वाली चीज़ है ना, 3 पेरेंट बेबी वाली चीज़। ठीक, तो 3 पेरेंट बेबी को भी देख लेंगे। फिर अपना क्या है, ठीक है, हाँ, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम, और क्या है ये, प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनको देख लेंगे। बाकी स्टेम सेल वाली चीज है, हो जाएगी वो तो। ठीक, तो 3 सेल देख लो, ये सोमेटिक सेल वाली चीज कब होगी, है ना, स्टेम सेल वाली चीज कब होगी। ठीक है, इनको देखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इनको। थोड़ा ये पेचीदा टॉपिक है, और ये समझ लीजिए आपकी, ये जो डीएनए वाला है या आरएनए वाला है या एमआरएनए या टीआरएनए, है ना, तो इनको आप केवल याद करिए। हमको बायो में तो घुसना नहीं है बहुत डीप में, क्योंकि बायो तो बहुत अनलिमिटेड है। तो बस जानते रहें कि हाँ, ये टर्म कौन सा है, या न्यूक्लियोसाइड कहाँ है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, कैसे चेंज हो रहा, प्रोटीन कहाँ पे पहुंच रहा, कैसे बन रहा है, सूचनाएं कहाँ से कहाँ तक जा रही। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ठीक है, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हम उन लोगों को उनको भी देख लेंगे। ठीक है।